हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके करियर इंस्टीट्यूट। देखिए, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हम लोग का जो 10th क्लास में साइंस वाला पार्ट। ठीक, देखिए 10th क्लास में जितने भी हम लोग साइंस पढ़ते हैं बहुत ही फंडामेंटल साइंस होती है, ठीक है, जो कि हमें हाई स्कूल के लेवल तक है ना ऐसा आना ही चाहिए। ठीक, देखिए हम लोग का साइंस में क्या ये कुछ बातें हैं, हम लोग बात करेंगे केमिस्ट्री वाले पार्ट से, ठीक है ना। केमिस्ट्री का जो हम लोग का सबसे फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के बारे में। ठीक, अब देखिए होता क्या है ना, एक्चुअल में जो पूरी कहानी है ना, जो पूरी सीन रचा हुआ है वो है 11th और 12th का। ठीक है, 11th 12th से छोटे मोटे पार्ट उठाकर 9th क्लास में डाल दिए गए हैं, फिर वो 10th क्लास में डाल दिए गए हैं। ठीक है ना, एक्चुअल में 9th और 10th पढ़ने के बाद मान लीजिए वो सारी चीज़ें हम लोग की 11th 12th में मिलती हैं, है ना। कहने का मतलब ये है कि डिटेल से जो चीज़ें हैं ना, जो हम डिटेल से बातें करेंगे, डीप में जाकर बातें करेंगे, वो हम 11th 12th में जाकर बातें कर पाएंगे। ठीक, अभी फ़िलहाल हम लोग जितना भी हाई स्कूल में पार्ट पढ़ेंगे, फिजिक्स का पार्ट हो या फिर केमिस्ट्री वाला पार्ट हो, ठीक, वो बहुत ही बेसिक वाला पार्ट पढ़ते हैं, ज़्यादा हम वहाँ डीप नहीं जा सकते हैं। ठीक, आपको बताने के लिए कुछ है ना ज़्यादा चीज़ें कि हम बातें करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा बातें रखेंगे आपको समझाने के लिए, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें हैं। अब देखिए केमिस्ट्री जो है ना, हम लोग थोड़ा बहुत जैसे कि पहली मुलाकात है ना, तो हम लोग थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कर लेते हैं। केमिस्ट्री तो स्टार्टिंग हो जाती है 8th क्लास से ही। ठीक है, 8th क्लास में हम लोग छोटी मोटी बातें करने लगते हैं कि एसिड बेस वाली बातें, मेटल नॉन मेटल वाली बातें, है ना। एक्चुअल में केमिस्ट्री का क्या मतलब है वो हम समझते हैं, ठीक है, और हमें अपने सिलेबस में, अपने कोर्स में, है ना, कितना पढ़ना है उसकी बात करते हैं। ठीक, अब देखिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए कई बच्चों का सवाल ये हो सकता है कि है ना, कई लोग का ये होता है कि भाई साहब हम क्यों पढ़ते हैं, है ना, हमें केमिस्ट्री क्यों पढ़ाई जा रही है, कई लोग को अच्छी नहीं लगती है ना, क्यों पढ़ा रहे हो आप, क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक, थोड़ा बहुत हम लोग इंपॉर्टेंस वाली बात कर लेते हैं। देखिए ये इंट्रोडक्शन वाला वीडियो है, थोड़ा सा लंबा हो सकता है ना, थोड़ा बहुत हम इंट्रोड्यूस कर ले, फिर हम लोग टॉपिक्स पे आते हैं, है ना। देखिए हम लोग डेली लाइफ में जो भी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, है ना, सबसे पहली बात तो हम लोग जीने के लिए खा रहे हैं, है ना। अब खाने के फॉर्म में जैसे हम लोग लेते हैं कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, है ना, प्रोटीन लेते हैं, विटामिन लेते हैं। अब ये जितने भी हम लोग के कंपाउंड्स हैं ना, ये कहीं ना कहीं केमिस्ट्री से रिलेट करते हैं, है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला पार्ट हम लोग करते हैं, ये सब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, है ना। तो जहाँ से मुझे एनर्जी मिल रही है, ठीक, ये जो मैंने चश्मा पहना हुआ है ना, इसमें भी जो मेरा प्लास्टिक का फ्रेम है, ये प्लास्टिक वाला पार्ट पॉलीमर के, है ना, अंडर आता है। अब पॉलीमर भी हम लोग के केमिस्ट्री का ही पार्ट है। जो मैं ग्लास देख रहा हूँ, जो ग्लास लगा हुआ है, ग्लास जिस मटेरियल का बना हुआ है वो भी एक पॉलीमर है ना। पॉलीमर पार्ट हम लोग करते हैं 12th क्लास में, मतलब ये भी केमिस्ट्री ही है ना। तो अपने आसपास जितने भी हम लोग की टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, कपड़े वाली इंडस्ट्री है, या फिर हम बात करें प्लास्टिक वाली इंडस्ट्री है ना, जो हमारे बोतल्स होते हैं, है ना, जितने भी फ़ैन में जो पार्ट्स लगे हुए हैं, जो मेटल्स वाले पार्ट है ना, ऑल अबाउट सब क्या है, केमिस्ट्री है ना। हर जगह कहीं ना कहीं केमिस्ट्री का यूज़ है। ठीक, तो इतनी ज़्यादा केमिस्ट्री का यूज़ होने की वजह से ही हमें थोड़ा बहुत एंट्री लेवल तक केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है ना, हमें पढ़ना होता है। ठीक, अब देखिए अगर हम लोग थोड़ा बहुत बात करें, डिटेल से बात करें कि अपन लोगों को केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना होता है ना। अब देखिए केमिस्ट्री की बात करें तो हम लोग बहुत सारी चीज़ें हम लोग बात कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा हमें नहीं करना होता है ना। अगर हम लोग बात करें केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है, ठीक, देखिए 9th क्लास से हम लोग स्टार्ट कर देते हैं कि सब्सटेंस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्सटेंस, है ना, मैटर का क्या मतलब होता है। तो देखिए इतनी बात मुझे पता है, ठीक, कि मेरे पास एटम्स होते हैं, है ना, एटम के कॉम्बिनेशन से मॉलिक्यूल्स बन रहा है ना, एंड मॉलिक्यूल के कॉम्बिनेशन से मैटर बन रहा है। ठीक, तो जो मैटर की स्टडी है, हम चाहते हैं भाई साहब स्टडी करें, है ना, इस चौक के बारे में स्टडी करें, जो भी हम लोग का मैटर है ना। मैटर तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, एक बोतल हो सकता है, एक सेब हो सकता है ना, एक संतरा हो सकता है, इस तरीके से, है ना, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। जैसे आयरन का, एक आयरन हो सकता है, ये भी एक हम लोग का मेटल है, सब्सटेंस है ना। तो अपन लोग मैटर की बात कर रहे होते हैं, सब्सटेंस की बात कर रहे होंगे। तो इनकी जो स्टडी है ना, इनकी जो हम प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें, हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें, है ना, या फिर इनकी हम रिएक्शंस की बात करने लगे, तो ये जो पूरा अंदर आता है, ये पार्ट कहलाता है केमिस्ट्री वाला, है ना। इसका मतलब कि हम क्या करने वाले हैं कि केमिस्ट्री में हम लोग सब्सटेंस, है ना, सब्सटेंस की स्टडी करने वाले हैं, उसके अंदर जो स्ट्रक्चर्स हैं, स्ट्रक्चर्स की बात करने वाले हैं, है ना, कि स्ट्रक्चर्स का अरेंजमेंट कैसा है, ठीक, ये सारी बातें करने वाले हैं, है ना। अब देखिए केमिस्ट्री में ना कई सारे पार्ट हो सकते हैं, ठीक, जैसे कि पहला मैं बोल रहा हूँ फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री, है ना। ऐसे हमारे पास पार्ट हो सकता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री,
है ना। एक थर्ड पार्ट हम करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, इस तरीके से। तो बेसिकली हम लोग को है ना 11th-12th में भी ये 3 पार्ट ही पढ़ने होते हैं। ठीक, अब देखिए 11th-12th में तो हम लोग सेपरेट पढ़ते हैं, फिजिकल वाला पार्ट अलग पढ़ते हैं, इनऑर्गेनिक अलग, ऑर्गेनिक अलग। ठीक, अगर हम लोग हाई स्कूल की बात करें तो हाई स्कूल में जो भी हमारे चैप्टर्स हैं, जैसे कि पहला चैप्टर हो गया, वो पहला चैप्टर इनऑर्गेनिक वाला पार्ट है। मतलब अभी हमारे लिए ना कुछ सेपरेट नहीं है ना, इन सब का मिक्सचर है, हम इन सब का मिक्सचर ही पढ़ने वाले हैं ना। थोड़ा बहुत इसके हम बात करें कि फिजिकल केमिस्ट्री का मीन्स क्या है। अब देखिए फिजिकल केमिस्ट्री में क्या होता है, हमें न्यूमेरिकल से डील करना होता है ना। यहाँ पर थ्योरीज होती हैं, है ना, प्रिंसिपल्स होता है, फंडामेंटल चीज़ें होती हैं। मुझे यहाँ पर न्यूमेरिकल से डील करना होता है, यहाँ पर हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर मैथमेटिक्स वाला पोर्सन आता है। ठीक, अब इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री है ना, यहाँ पर न्यूमेरिकल्स नहीं होते हैं ना, यहाँ पर इन्फॉर्मेशन होता है, रिएक्शंस होती हैं, उनको समझ कर मुझे ध्यान में रखना होता है ना, ये सारी बातें होती हैं। तो जो अभी हम अपना पार्ट करने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, ये इनऑर्गेनिक वाले के अंतर्गत आता है ना। मतलब कि यहाँ पर मुझे कोई न्यूमेरिकल वाला पार्ट नहीं देखना है, मुझे केवल रिएक्शंस के बारे में बातें करनी है कि कैसे रिएक्शंस हुई, क्या प्रिंसिपल था, क्या कहानी है, प्योर इन्फॉर्मेशन जो मुझे समझनी है ना। इसके बाद जो अपन लोग हाई स्कूल में बात करते हैं कार्बन एंड कंपाउंड की, वो पार्ट होता है ऑर्गेनिक वाले का, है ना। अगर हम थोड़ा बहुत एसिड बेस की बात करें तो एसिड बेस में और भी जो पार्ट्स होते हैं वहाँ पर हम लोग को फिजिकल केमिस्ट्री भी आती है। ठीक है ना, हम लोग मेटल नॉन मेटल की बात करते हैं, ठीक है, पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं, तो ये सब चीज़ें किस में आती हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक, तो थोड़ा बहुत हम लोग आइडिया ले लेते हैं, फिर अपने चैप्टर पे आते हैं, फिर वहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना। चलिए देखिए, अब में अभी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, जितना भी एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस है, एनसीईआरटी से ज़्यादा ही हम लोग पढ़ेंगे, है ना, और एक कॉन्सेप्चुअल वे में सभी चीज़ों को समझते हुए चलेंगे, है ना। देखिए अभी हम लोग हाई स्कूल में पीएचडी नहीं कर सकते हैं, है ना। अब बहुत सारी चीज़ें मैं हाई स्कूल में आपको नहीं बता सकता हूँ, है ना, उसके लिए बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट की रिक्वायर्ड है। तो अपन लोग को हाई स्कूल में जितना आना चाहिए ना, है ना, जितना हम लोग को क्लियर होना चाहिए अच्छे से, जितना कॉन्सेप्ट करना चाहिए जिससे कि हम लोग का पेपर में क्वेश्चन बन जाए, उतना हम लोग पढ़ते हैं, है ना। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग लिख लेते हैं, एक हेडिंग लिख लें हम लोग केमिस्ट्री के बारे में, फिर डिटेल आज बातें करते हैं, फिर हम लोग इस चैप्टर स्टार्ट करेंगे, है ना। हेडिंग लिखो आप। ठीक है, ये भी बात इंपॉर्टेंट है कि आप लोग नोटबुक और पेन लेकर बैठेंगे, हम लोग प्रॉपर चीज़ों को समझेंगे, फिर उसको नोट डाउन करेंगे। ठीक, जैसे कि ऑफलाइन क्लास में होता है, बिल्कुल सेम वैसी कहानी चलेगी। तो पहले हेडिंग लिखे हम लोग केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के अंदर थोड़ा सा पार्ट लिख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। लिख लिया, हेडिंग लिख लिया केमिस्ट्री। इसके अंदर लिखिएगा इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस, है ना। इसमें लिखेंगे हम लोग इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डील्स विथ, it is a branch of science in which we deals with matter, comma properties of matter, comma properties of matter, ब्रैकेट में फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, मैटर कॉमा प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, ब्रैकेट में फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, एंड ब्रैकेट बंद, एंड देयर रिएक्शंस, ठीक है, फुल स्टॉप। दिस ब्रांच ऑफ साइंस, फुल स्टॉप, दिस ब्रांच ऑफ साइंस इज़ नोन एज केमिस्ट्री, कॉमा दिस ब्रांच ऑफ साइंस इज़ नोन एज केमिस्ट्री। ठीक है, तो पूरी केमिस्ट्री में हम लोग मैटर की बात करेंगे। एक मेरे पास मैटर होगा, उसकी हम स्टडी करेंगे, उसके हम रिएक्शंस की बात करेंगे, प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे, है ना। एंड ये भी हम देखेंगे कि अगर हम लोग कुछ कंडीशंस को चेंज करें, जैसे कि अगर मैं टेम्परेचर चेंज करता हूँ या फिर मैं प्रेशर को चेंज करूँ, अगर मेरे लिए गैस या लिक्विड है तो हम वहाँ पर वॉल्यूम चेंज कर सकते हैं। ठीक, यदि मैं किसी सब्सटेंस पर ये सब इफेक्ट देखूँ कि भाई साहब प्रेशर का क्या इफेक्ट है ना, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है, वॉल्यूम इंक्रीज़ करने पर क्या होता है। ठीक, तो ये सारी स्टडी किसके अंदर आ जाती है, केमिस्ट्री के अंतर्गत। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिएगा। पहले हमने ये लिखा ना, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। क्या लिखेंगे हम लोग, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। नेक्स्ट हेडिंग ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, इसमें हम पॉइंट लिखेंगे। पहला पॉइंट लिखिएगा देयर आर 3
there are three main branch of chemistry. There are three main branch of chemistry as the given below. There are three main branch of chemistry as the given below. ठीक, पहला पॉइंट लिख लीजिए आप, फिजिकल केमिस्ट्री, सेकंड पॉइंट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड थर्ड पॉइंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो इस तरीके से मुझे केमिस्ट्री का आइडिया मिलता है, केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंस हम देखते हैं एंड कौन कौन सी ब्रांचेस से मुझे डील करना है उसकी हम बात करते हैं। ठीक, फिलहाल अभी हाई स्कूल में हम लोग किसी भी न्यूमेरिकल वाले पार्ट से डील नहीं करेंगे, हमारे लिए रिएक्शंस वाले पार्ट होगा। रिएक्शंस को मुझे कंप्लीट करना होगा, उन्हें समझना होगा, है ना, इन्फॉर्मेशंस लेनी होगी, है ना, नेचर से क्या रिलेशन है उसकी बात करनी होगी। ठीक है ना, तो इतनी बात रखते हैं हम लोग, इतना लिख लिया आप लोगों ने ना। ठीक है, तो थोड़ा बहुत आइडिया हमने इसमें भी ले लिया कि यहाँ पर हम न्यूमेरिकल से डील करेंगे, यहाँ पर हम रिएक्शंस से एंड थ्योरी से डील करने वाले हैं। ठीक, चलिए इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। ठीक है, चैप्टर पे आते हैं हम लोग। सो अब देखते हैं हम लोग, सबसे पहले हम बात करेंगे कंटेंट की। सबसे पहले हम बात करते हैं कंटेंट की, अपन लोग क्या क्या कंटेंट पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। सो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे केमिकल चेंजेस इन आवर डेली लाइफ। सबसे पहले हम बात करेंगे कि केमिकल का मतलब क्या होता है ना, केमिकल चेंज का क्या मतलब होता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शंस। ठीक, फिर हम देखते हैं कि केमिकल रिएक्शंस का क्या मतलब होता है, ये सारी चीज़ें। ठीक, नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे केमिकल इक्वेशंस। जिस तरीके से मेरे पास मैथ में इक्वेशंस होती है, ठीक है, वैसे हम इक्वेशंस की बात कर रहे होंगे यहाँ पर। फिर फोर्थ पॉइंट देखते हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। कई सारे कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेंगे हम लोग, जो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। फिर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक, अब देखिए टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में अलग अलग ब्रांच वाइज कई सारे टाइप्स हो सकते हैं। ठीक है, जो हमने देखी थी अभी ब्रांचेस। अपन लोग को जो फंडामेंटल रिएक्शंस के जो टाइप्स होते हैं बस उतना ही पढ़ना है। अब देखिए टाइप्स में कई सारी बातें करेंगे हम लोग, जैसे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन हम देखेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है ना, देखेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, हम देखते हैं फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। है ना, फिर बात करते हैं हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है ना, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक, इसी में हम लोग और पार्ट देखेंगे। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन का मतलब है ना, नहीं इतना पार्ट हम इसमें करते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ना, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है ना, और ये पार्ट होगा तो हम लोग फर्दर बात करेंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑक्सीडेशन।
है ना। एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिडक्शन, एंड विच टाइप ऑफ रिएक्शन सोर्स ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ये सारी बातें। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है ना, रेडॉक्स रिएक्शन। जो अपना नेक्स्ट पार्ट होगा वहाँ पर हम देखेंगे इफ़ेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ, ठीक है। सॉरी, क्या हम बातें करेंगे इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन डेली लाइफ। इसमें हम थोड़ी बहुत बातें करेंगे कोरोजन ऑफ आयरन, कोरोजन ऑफ आयरन, ठीक है। आयरन में कोरोजन कैसे होता है उसकी बातें। फिर हम देखते हैं रेंसिडिटी ऑफ फूड, ठीक। ये सारी बातें, ठीक है ना। सो इतना टॉपिक हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं, एक एक करके हम चीज़ों को लेंगे, ठीक। फिर हम अपन लोग डिटेल से बातें करेंगे, ठीक। तब तक के लिए आप कंटेंट कॉपी करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं, है ना। चलिए, ठीक। सो कॉपी हो गया। अब देखिए एक एक चीज़ के बारे में हम डिटेल से बातें करते हैं, तब तक आप कॉपी करते हैं इतनी बातें, है ना। अब देखिए जो भी हम यहाँ पढ़ने वाले हैं ना, एक्चुअल में ये जो पार्ट है ना, ये 12th वाला पार्ट है, ठीक। जो हम 12th क्लास में जाएंगे, क्योंकि साइंस के बाद, हाई स्कूल के बाद तो आप लोग चेंज कर सकते हो, स्ट्रीम चेंज कर सकते हो, है ना। लेकिन अगर आप साइंस साइड ही लेते हो ना, तो ये सारे पार्ट्स जो हम लोग 12th क्लास में पढ़ते हैं। ज़्यादातर 12th पार्ट वाले हैं, कुछ 11th पार्ट भी है ना। सो हम लोग 11th 12th में सारी चीज़ें फिर से पढ़ते हैं, ठीक। चलिए इतना कॉपी हो गया, फिर हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट हेडिंग से, है ना। दैट इज़ केमिकल चेंज इन डेली लाइफ, अवर डेली लाइफ। चलिए हो गया ना, वीडियो पॉज करें, कॉपी करें, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए हम लोग के पास कुछ चेंजेस की बात करते हैं, थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं, है ना। देखिए दो टाइप के चेंज की हम बात कर सकते हैं। एक तो मेरे पास होता है फिजिकल चेंज, ठीक। फिजिकल का मतलब ही क्या होता है? फिजिकल का मतलब ये है ना, जो चीज़ हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, है ना। जैसे कि कलर, हम बात करते हैं फिजिकल चेंजेस में, तो हम बात करते हैं कलर्स की, टेम्परेचर की, प्रेशर की, है ना। जैसे कि मैं अगर इस चौक को देखूं तो चौक कैसा दिख रहा है? ब्लू दिख रहा है, तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है ना। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हम देख कर बता सकते हैं कि भाई साहब इसका स्ट्रक्चर कैसा है, देखने में कैसा है, आकार कैसा है, शेप कैसा है, ठीक है ना। ये सब किस में आती है? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आती है। लेकिन अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें, ठीक है, अब केमिकल का मतलब क्या है ना, कि हम लोग एटम्स की बात कर रहे होंगे, मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे होंगे, एटॉमिक लेवल पर बातें कर रहे होंगे कि जब दो एटम्स कंबाइन हो रहे हैं तो क्या हो रहा है। सो केमिकल का मतलब ही क्या है ना, जिसे हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते हैं। अगर कहीं पर कोई केमिकल प्रोसेस चल रही है तो उसे हम देख कर नहीं बता सकते कि भाई साहब यहाँ पर क्या हो रहा है। उसके लिए हम लोग को माइक्रोस्कोप, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप उसका यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है ना। सो हम केमिकल चेंजेस अपने डेली लाइफ में देखते हैं। कैसे कैसे देखते हैं? जैसे कि मिल्क की बात करें, जैसे कि गर्मियों का मौसम होता है तो हम देखते हैं कि दूध फट जाता है ना, सॉवरिंग ऑफ मिल्क उसको हम बोलते हैं। तो दूध का फटना क्या है? एक केमिकल चेंज है। गर्मी की वजह से क्या होता है? दूध में बैक्टीरियाज आ जाते हैं, है ना। अब उसमें जो बायोलॉजिकल वाला पार्ट इन्वॉल्व है, तो बैक्टीरियाज की वजह से दूध फट गया, ठीक। अच्छा, दूध फटा, उसके अंदर किस तरीके से बैक्टीरिया आए, उन्होंने कैसे फाड़ा, है ना। ये तो मुझे आंखों से दिखता नहीं है। मुझे दूध क्या दिखता है? वाइट लिक्विड है, वाइट कलर का, है ना। फिजिकल प्रॉपर्टी मुझे दिखती है, लिक्विड के फॉर्म में है, ठीक है ना। अगर उसको मैं हीट कर दूँ तो वेपर के फॉर्म में कंडेंस होने लगेगा, है ना। अगर मैं दूध पे प्रेशर डालूँ तो उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, ठीक। तो हम ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देख सकते हैं। लेकिन अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें, किस तरीके से बैक्टीरियाज ने दूध को फाड़ डाला, ये मुझे नहीं दिखता है। सो दिस इज़ क्या? ये मेरा केमिकल चेंज है। इसे ही मैं क्या बोल रहा हूँ? केमिकल चेंज, ठीक है। जैसे कि देखिए दूध से दही का जमना, अब हमने दूध को रख दिया, उसमें दही डाल दिया,
तो दूध से दही भी जमता है, ठीक है। यहाँ पर भी बायोलॉजिकल वाला पार्ट इन्वॉल्व है कि जो बैक्टीरियाज होते हैं वो दूध से दही में कन्वर्ट करते हैं, ठीक। लेकिन भाई साहब कन्वर्ट कैसे हुआ? क्या हम देख पा रहे हैं कि ये दूध है, ये दूध का पार्ट है, ठीक है, ये धीरे धीरे कोई बंदा आ रहा है फिर उसको दही में चेंज करता जा रहा है ना? ये पार्ट मुझे नहीं दिखता है, अब मुझे अपने आंखों से नहीं दिखता है, ठीक है। सो दिस इज़ द केमिकल प्रोसेस। यहाँ पर क्या हो रहा है? केमिकल चेंज हो रहा है। तो इसे ही मैं क्या बोल रहा हूँ? केमिकल चेंज बोल रहा हूँ, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे कि आयरन, मान लीजिए आयरन की रॉड है ये, है ना। आयरन को अगर हम लोग ऐसे एटमॉस्फेयर में छोड़ दें, है ना, बाहर ले जाकर फेंक दें, तो काफ़ी समय बाद, है ना, स्लोली धीरे धीरे जब बरसात होती है ना, पानी पड़ता है, धूप निकलती है, फिर बारिश होती है, तो कई समय बाद हम क्या देखते हैं कि आयरन के ऊपर एक ब्राउन कलर की लेयर आ गई है, ठीक है ना, जिसे हम क्या बोलते हैं? रस्टिंग ऑफ आयरन। इस पर रस्ट आ गया है, ठीक। सो ये रस्ट कैसे आ गया, है ना? सो ये भी क्या है? केमिकल चेंज है, ठीक है। आयरन का ऑक्साइड होता है, हम बातें करेंगे आगे चल के। सो ये कैसे कैसे प्रोसेस हो रहा है, किस तरीके से यहाँ पर रिएक्शन हो रहा है ना। आयरन जो कि बिल्कुल चमकीला दिख रहा था, बिल्कुल शाइनी था, ठीक, उसके ऊपर क्या आ गया? रस्ट आ गया, ब्राउन कलर की लेयर हो गई, ठीक। सो ये भी जो चेंज हुआ ना, ये भी चेंज एटॉमिक लेवल पे हुआ, उसके अंदर मॉलिक्यूलर लेवल पे हुआ, है ना, अंदर का स्ट्रक्चर चेंज हुआ, वहाँ के अरेंजमेंट मॉलिक्यूल का चेंज हुआ, ठीक। ये सभी चीज़ें मुझे नहीं दिखती हैं, तो ये क्या है? केमिकल चेंजेस है, ठीक है ना। और एग्जांपल की हम बात कर सकते हैं, जैसे कि फूड का डाइजेशन, ठीक। अब देखिए फूड के अंदर क्या है? फूड के अंदर एक प्रॉपर मेरे पास कंपाउंड्स होते हैं जो कि केमिस्ट्री से वही बातें करते हैं हम लोग। अब उन कंपाउंड्स में स्ट्रक्चर्स होते हैं, है ना, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं फूड में, प्रोटीन्स होते हैं, है ना। अब फूड का डाइजेशन कैसे होता है? स्टमक में कि हम जानते हैं कि एंजाइम्स हमारे पास होते हैं। सो वो एंजाइम्स उस फूड को, जो फूड मेरे पास कंपाउंड है वहाँ पर जो चेन्स है उसको ब्रेक करके उसका प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट निकालते हैं, है ना। तो जो डाइजेशन हो रहा है ये भी क्या है? एक केमिकल प्रोसेस है। यहाँ पर भी मुझे कंपाउंड्स को ब्रेक करना पड़ रहा है, उनके बीच में जो बॉन्ड्स हैं उनको ब्रेक करना पड़ रहा है, और उसका जो एनर्जी है ना, वहाँ से जो मुझे कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स मिल रहा है उसको फिर बॉडी एब्जॉर्ब कर रही है ना। स्टमक में तो मुझे पता है ना कि एसिड्स भी होते हैं, HCl भी होता है जो कि मेरा डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है, और कई सारे एंजाइम्स होते हैं, ठीक। तो डाइजेशन ऑफ फूड भी क्या हो गया? एक केमिकल प्रोसेस हो गया, ठीक है, जो कि मुझे अपनी आंखों से नहीं दिखता है ना। जैसे कि अभी हम लोगों ने बातें रखी, जैसे कि कुकिंग ऑफ फूड, खाना का पकना, है ना। अब ऐसे हम लोग सब्जियां रखते हैं तो देखते हैं कि जैसे आलू कच्ची है ना, अब उसको मैंने हीट किया, हीट करते करते धीरे धीरे, है ना, सब्जी बन जाती है, खाना पक जाता है, ठीक है ना। तो किस तरीके से उसके अंदर, है ना, मॉलिक्यूल्स या फिर एटम्स का क्या हुआ, किस तरीके से सब्जी पक गई, है ना, क्या उसमें केमिकल प्रोसेस हुआ, ये मुझे नहीं दिख रहा है ना। सो ये भी क्या एक केमिकल चेंज है ना। हम बात कर सकते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की, जैसे हम लोग सांस ले रहे हैं ना, अब सांस लेते हैं हम लोग, है ना, एयर ऑक्सीजन अपने अंदर, ठीक। फिर अंदर बॉडी में क्या क्या रिएक्शंस हो रही हैं, बॉडी में क्या क्या, है ना, केमिकल चेंजेस हो रहे हैं, है ना, ये भी किस में आता है? केमिकल चेंज में आता है, कैसे कैसे वहाँ पर रिएक्शंस हो रही हैं, ठीक। सो रेस्पिरेटरी भी हमारे पास सिस्टम भी क्या है? एक तरीके से केमिकल चेंजेस ही है। तो इस तरीके से हम डेली लाइफ में क्या देखते हैं? बहुत सारे केमिकल चेंजेस देखते हैं, ठीक है ना। अब इन केमिकल चेंजेस के पीछे की क्या कहानी है, ये केमिकल चेंजेस कैसे हो रहे हैं, इस चीज़ को समझाने के लिए अपन लोग वर्ड यूज़ करते हैं केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना। अब देखिए पर्टिकुलर रिएक्शन का मतलब ही क्या होता है? जैसे ना प्रतिक्रिया, हाँ, एक और पार्ट हम बोलते हैं प्रतिक्रिया, ठीक है। हम लोग 9th क्लास में पढ़ते थे कि बॉन्ड के बारे में, जैसे कि सॉलिड की बात करें तो उनके जो एटम्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके बीच में एट्रैक्टिव फोर्स होता है, ठीक है, इस वजह से वो स्टेबल होते हैं, उनका पर्टिकुलर शेप भी होता है, हम जानते हैं, ठीक है ना। लिक्विड की बात करें तो फोर्स कम होता है, गैसेस में और भी फोर्स कम होता है ना। कहने का मतलब ये कि एटम्स के बीच में क्या एनर्जी है, वो लोग बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड हैं, बंधे हुए हैं, ठीक। 9th क्लास में बातें करते हैं लेकर हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है ना, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होने की वजह से बॉन्ड बनता है, ठीक। हम कोवलेंट बॉन्ड की बातें करते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बातें करते हैं, ठीक। इसका मतलब एक कंपाउंड स्टेबल है, कंपाउंड एग्जिस्ट कर रहा है, मीन्स उसके अंदर बॉन्डिंग हुई है, उसके अंदर एटम्स आपस में क्या है? अट्रैक्टिव बॉन्ड से बंधे हुए हैं, ठीक। तो जब भी कोई प्रोसेस होगी, जब भी कोई रिएक्शन होगा, तो ये जो बॉन्ड है ना, बॉन्ड ब्रेक होंगे, है ना। केमिकल रिएक्शंस का मीन्स ही क्या है? बॉन्ड का ब्रेक होना। एक पर्टिकुलर मेरे पास सब्सटेंस होगा, ठीक, उस सब्सटेंस के अंदर जो बॉन्ड है वो बॉन्ड ब्रेक होगा, बॉन्ड ब्रेक होकर एक नया कंपाउंड बनेगा,
ठीक है ना। अब इस नए कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी है इससे डिफरेंट होगी जिससे कि ये बना था, है ना। तो केमिकल रिएक्शंस में क्या होने वाला है, सब्सटेंस की बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी एंड न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, है ना। ऐसा भी हो सकता है कि दो सब्सटेंस आपस में कंबाइन कर जाए, बॉन्ड फॉर्म हो जाए, बॉन्ड फॉर्म होकर एक नया सब्सटेंस बन जाए, ठीक है। तो जो सब्सटेंस हम लेने वाले हैं, है ना, एज एक्सपेरिमेंट के लिए, ठीक, जैसे कि हम अपन लोगों ने क्या लिया, सब्जी बनाने के लिए जैसे कि आलू सोयाबीन ले लिया, ठीक है। अब आलू सोयाबीन को ले लिया, फिर हम लोग ने सब्जी बनाई, कढ़ाई में डाला, फिर उसको हीट किया, तेल मसाला ये सब चीज़ें डाली, ठीक। तो जो जो सब्सटेंस मैंने लिया ना उसे मैं क्या बोलने वाला हूँ, रिएक्टेंट, कि भाई साहब मेरे लिए आलू, है ना, या फिर नमक, मिर्च, अदरक, ये सब क्या हो गया, ये रिएक्टेंट हो गया, ठीक है ना। कढ़ाई में डाल दी, हीट किया हम लोगों ने, गरम किया, है ना। सब प्रोसेस होने के बाद जो मुझे एक्चुअल में मिला, है ना, अब देखिए अब उसका फॉर्म अलग है, अलग अलग सब्जियों का फॉर्म अलग था, उनकी प्रॉपर्टी अलग थी, कच्ची सब्जियों की प्रॉपर्टी अलग होती है ना। जब वो पक गई हैं तो उसका जो फॉर्म है वो अलग हो गया, अब मुझे एक न्यू सब्सटेंस मिल रहा है जिसे मैं क्या बोलने वाला हूँ, प्रोडक्ट, है ना। तो जो सब्सटेंस अपन लोग ले रहे हैं एक्सपेरिमेंट के लिए, है ना, अपने, उसे मैं क्या बोल रहा हूँ, रिएक्टेंट, है ना। अब रिएक्शन होने के बाद, रिएक्शन का मतलब ही क्या है, बॉन्ड का ब्रेकिंग एंड बॉन्ड का फॉर्मेशन, ठीक है। एक जगह बॉन्ड का ब्रेक होगा और दूसरी जगह बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। बॉन्ड फॉर्म होने के बाद एक नया कंपाउंड बनेगा जिसे मैं क्या बोल रहा हूँ, प्रोडक्ट, ठीक है ना। एंड दिस प्रोसेस, ये जो प्रोसेस हुआ कि भाई साहब बॉन्ड ब्रेक हुआ, बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, जहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ जो सब्सटेंस हमने लिया था उसे मैं रिएक्टेंट बोल रहा हूँ, जो नया कंपाउंड बनने वाला है उसे मैं प्रोडक्ट बन रहा हूँ। तो सो जो ये प्रोसेस हुआ ना, जिस प्रोसेस के थ्रू ये कांड हो रहा है, इस प्रोसेस को मैं क्या बोल रहा हूँ, केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना, केमिकल रिएक्शन। चलिए, तो हम लोग थोड़ी बहुत जनरल बातें की, हेडिंग लिखिए आप, केमिकल चेंजेस इन आवर डेली लाइफ। इसमें कुछ पॉइंट लिख लेते हैं हम लोग, पॉइंट लिखिएगा, फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं, है ना, इसको समझ लिया हम लोगों ने अच्छे से, ठीक है। पहला पॉइंट लिखेंगे हम लोग, सॉवरिंग ऑफ मिल्क, सॉवरिंग, SOURANG, क्या लिखेंगे हम लोग, सॉवरिंग। कैसे लिखना है सर, ऐसे लिखना है, पहला पॉइंट है सॉवरिंग ऑफ मिल्क, है ना, दूध का फटना, जैसे कि ड्यूरिंग समर, ड्यूरिंग समर, गर्मियों में क्या होता है, जैसे दूध फट जाता है, बातें की हम लोगों ने, लिख लिया पहला पॉइंट, सॉवरिंग ऑफ मिल्क, है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, नेक्स्ट पॉइंट, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, दही का बनना, है ना, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, कुकिंग ऑफ फूड, क्या चीज़, कुकिंग ऑफ फूड, हम लोगों ने बात की अभी। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी, नेक्स्ट पॉइंट, डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी, है ना, जिसकी बात की हमने, एंजाइम्स की बात की, एसिड की बात की, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, है ना, आप लोग बायोलॉजी में पढ़ोगे भी रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। सो नेक्स्ट पॉइंट, प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, है ना। नेक्स्ट पॉइंट, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, ठीक है ना। अब देखिए अंगूर जो होता है ना, अंगूर का फर्मेंटेशन होता है, ये एक प्रोसेस होती है, ठीक है ना, जिसमें फिर हम लोग का बायोलॉजिकल लेवल पे कांड होता है, फिर हम लोग को बैक्टीरियाज होते हैं जो कि ग्रेप्स को कन्वर्ट करते हैं अल्कोहल में, ठीक है ना। तो ग्रेप्स का फर्मेंटेशन करके हम लोग अल्कोहल बना रहे होते हैं, शराब बना रहे होते हैं। सो दिस चेंज इज केमिकल चेंज, है ना। जो इतनी बातें हम लोगों ने रखी, लिख लिया, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स। नेक्स्ट पॉइंट, रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन जिसकी बात की अभी हम लोगों ने, है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हम लोगों ने, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, फ्यूल्स का जहाँ से हम एनर्जी ले रहे हैं, जैसे कि वुड, लकड़ी को हम लोग हीट किया, जलाया, है ना, वुड की बात, जैसे पेट्रोल की बात, पेट्रोल की बात, है ना, पेट्रोल भी क्या फ्यूल है ना, पेट्रोल से इंजन में जाता है, फ्यूल बर्न होता है, सो वहाँ से मुझे एनर्जी मिलती है, सो वहाँ से हम लोग की सारी चीज़ें होती है ना। ऐसे केरोसिन ऑयल,
केरोसिन ऑयल, ठीक है ना। इनका जो बर्न होता है, इनके बर्न करने पर एनर्जी मिल रही है। एनर्जी बेसिकली होता है कि बॉन्ड ब्रेक होता है, सो बॉन्ड जब ब्रेक होता है तो मुझे एनर्जी देता है ना। ये वाले रिएक्शंस है, इस पर हम लोग बात करेंगे अभी। सो बर्निंग ऑफ फ्यूल्स किस में आ रहा है, इसमें जो चेंजेस हो रहे हैं ये भी क्या है, केमिकल चेंजेस हैं, जो मुझे अपनी आंखों से नहीं दिखेगा। लिख लिया हम लोगों ने। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा इसी में, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, जैसे फ्रूट का पकना है ना, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, ठीक है ना। कभी देखा है ना कि जब कच्चा सेब होता है, कच्चा आम होता है तो उसका स्वाद अलग होता है, पूरी प्रॉपर्टी ही अलग होती है, लेकिन जैसे जैसे वो पक जाता है ना तो मीठा लगता है, पूरी प्रॉपर्टी डिफरेंट, ठीक है। जब कच्चा था तो उस समय क्या बोला, रिएक्टेंट है ना, प्रोसेस हुई है ना, एनवायरनमेंट से अंदर चीज़ें चेंज हुई, ठीक है, फिर वो पक गया। सो पक गया तो क्या बन गया, प्रोडक्ट बनने, ठीक है ना। सो जो ये प्रोसेस हुआ ना, कच्चे से पकने के बीच में प्रोसेस, इसे मैं क्या बोल रहा हूँ, केमिकल रिएक्शन, इनके बीच में केमिकल चेंजेस है, ठीक है। सो राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, ये भी किस में आ रहा है, केमिकल चेंजेस में आ रहा है। सो इतने सारे एग्जांपल्स देखने के बाद डेली लाइफ में हम बात कर सकते हैं कि हमारे लिए केमिकल चेंज का कुछ सिग्निफिकेंस है ना, हम बात कर सकते हैं केमिकल रिएक्शंस के बारे में, ठीक। चलिए इतनी बातें हम लोगों ने रखी, ठीक। थोड़ा सा पानी पीता हूँ फिर आगे बढ़ता हूँ। अब नेक्स्ट हेडिंग लिख लेते हैं हम लोग, केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट हेडिंग होगी हम लोग की केमिकल रिएक्शन। ठीक, सो अपना नेक्स्ट हेडिंग, देखिए थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है, मैं जानता हूँ, क्योंकि बहुत ही आराम से पढ़ाता हूँ मैं, ये मैं जानता हूँ, ठीक है ना। लेकिन जितना भी हम पढ़ेंगे ना, बहुत ही सॉलिड पढ़ेंगे, इसके लिए फिर आपको किसी बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। हालांकि अगर आप पूरे चैप्टर जितना भी लेक्चर्स अभी आने वाले हैं प्रॉपर देख लोगे ना, फिर दुनिया की कोई भी बुक उठा के पढ़ो जो हाई स्कूल की हो, जो आपके लेवल की हो, आपको सारी बातें समझ में आने वाली है, ठीक है। इतनी बातें हम लोग करेंगे। हम लोग की हेडिंग है केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन कई सारे पढ़ेंगे हम। अभी मैंने केमिकल रिएक्शन पे कई सारी बातें की कि मेरे पास एक सब्सटेंस होगा, है ना, जिस पे मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँगा, है ना। अब उस मैटर के अंदर क्या होता है, बॉन्डिंग होती है, ठीक है ना। अब वो बॉन्ड ब्रेक होगा एंड न्यू बॉन्ड फॉर्म होगा। सो जो ये बॉन्ड ब्रेकिंग से बॉन्ड फॉर्मेशन का जो ये प्रोसेस है ना, जिसके थ्रू ये होने वाला है ना। हो सकता है कि मैंने वहाँ पे कोई टेम्परेचर चेंज किया हो, मैंने कुछ प्रेशर अप्लाई किया हो, या फिर मैं कैटलिस्ट, है ना, वर्ड शायद सुना हो आप लोगों ने, फिर बातें करेंगे हम लोग इस पर, हम लोग कैटलिस्ट यूज़ किए हो, ठीक। तो इस तरीके से जो ये बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, ब्रेकिंग से फॉर्मेशन, है ना। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज केमिकल रिएक्शन, है ना। एंड केमिकल रिएक्शन में दो पार्ट होते हैं मेरे लिए, एक तो रिएक्टेंट वाला पार्ट एंड दूसरा प्रोडक्ट वाला पार्ट, है ना। और भी बहुत बातें देखते हैं हम लोग कैसे उसको करेंगे। इसके लिए हम लोग एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं, एक्सपेरिमेंट, है ना, एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं, है ना। एनसीईआरटी में गिवन है एक्टिविटी के नाम से। जैसे कि मैं ये बर्नर लेता हूँ, ये मेरे लिए क्या है, ये बर्नर है, ठीक। अब देखिए जैसे कि है ना, लैब में आप जाओ तो लैब में मेरे पास मैग्नीशियम रिबन होता है, मैग्नीशियम की रॉड होती है, एक्चुअल में मैग्नीशियम मेटल होता है ना, वाइट सिल्वरी टाइप का दिखता है, वाइट होता है, सिल्वर का मिक्सर होता है वो कलर उसका, ठीक है ना। तो वो रिबन के फॉर्म में होता है लैब में, या फिर वायर के फॉर्म में होता है। अगर मैं उस मैग्नीशियम रिबन लेके आ रहा हूँ मैं, और इस फ्लेम के पास उसको मैं हीट करता हूँ, ठीक है ना। यहाँ से मेरे पास ऐसे टोंग लगे हुए हैं, टोंग, है ना, चिमटे से मैंने पकड़ा है, ठीक। और ये क्या है, मैग्नीशियम रिबन,
ठीक है ना। सो जैसे ही हम इसके पास लाएंगे ना, जैसे मैं इसको बर्न करूँगा तो मेरे पास वाइट फ्लेम के साथ ही बर्न होता है। कैसा? वाइट फ्लेम के साथ, वाइट फ्लेम के साथ, है ना। अब जैसे जैसे ये बर्न होगा ना, इसको मैं यहाँ लिखता हूँ बर्नर को, ठीक है ना। जैसे जैसे बर्न होगा, बर्न होकर मैं देखता हूँ कि मेरे पास वाइट पाउडर, यहाँ पर मैं एक, है ना, एक ग्लास का बाउल रखता हूँ, ग्लास का बाउल, ये ग्लास है, ग्लास बाउल, ठीक है ना। इस ग्लास के कटोरे में मेरे पास वाइट पाउडर आकर इकट्ठा हो गया, है ना। दिस इज वाइट पाउडर, ठीक। सो हम लोगों ने ऑब्ज़र्व किया, क्या ऑब्ज़र्व किया कि जैसे हम लोग मैग्नीशियम की रिबन लाए, टोंग से पकड़े, उसको मैंने हीट किया, जलाया, सो ये रिबन है ना वाइट फ्लेम के साथ जलने लगता है ना, बहुत ही अच्छा सा एकदम चमकीला। इसलिए हम उसको थोड़ा सा दूर रखते हैं अपनी आँखों से, है ना, क्योंकि ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा होती है उस वाइट की, जिससे कि हम लोग का आँख के ऊपर इफेक्ट पड़ता है थोड़ा बहुत उसका, है ना। सो ये वाइट फ्लेम के साथ जलता है और मैं देखता हूँ कि इस तरीके से मेरे पास ये जल कर वाइट पाउडर के फॉर्म में एक्यूमुलेट यहाँ पर इकट्ठा होने लगता है, ठीक है। सो ये प्रोसेस हुआ। सो ये प्रोसेस कैसे हुआ? सो दिस प्रोसेस इज केमिकल चेंज, यहाँ पर केमिकल चेंजेस हुए, है ना। सो एक्चुअल में क्या हुआ होगा? एक्चुअल में कुछ ऐसा हुआ होगा कि जो ये मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम आया मेरे पास, है ना, मैग्नीशियम रिबन, ठीक है ना। अब जैसे मैं इसको बर्न करूँगा तो बाहर क्या एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में तो एयर होती है ना। एयर को मैं एटमॉस्फेयर में, है ना, एटमॉस्फेयर में एयर होती है, एयर से ये O2 के साथ रिएक्शन कर लेता है। O2 जो ऑक्सीजन है फ्रॉम एयर, जो कि एयर से मिल रहा है। एयर में कई सारे गैसेस हो सकती हैं। सो मैग्नीशियम O2 के साथ रिएक्शन करता है, ऑक्सीजन मैं लिखता हूँ यहाँ पे, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ हीट किया मैंने, हीट तो मिल रहा है यहाँ से, फ्लेम के फॉर्म में हीट मिल रहा है। हीट करके ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। क्या चीज़? मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो जो मुझे ये वाइट पाउडर दिख रहा है ना, वाइट पाउडर, बेसिकली ये क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ठीक है, वाइट पाउडर, वाइट पाउडर, है ना। सो मैंने ये देखा। सो ये जो प्रोसेस हुआ, मेरे पास मैग्नीशियम था, जब ये हीट हुआ, O2 के साथ रिएक्शन किया तो मैग्नीशियम O2 के साथ कंबाइन हुआ, बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, है ना। एंड मैग्नीशियम मैंने लिया था, ठीक है ना, मैंने रिएक्शन पार्टिसिपेट किया, रिएक्शन को मैंने प्रोसेस किया, ठीक है। मैग्नीशियम मेरे पास पहले से मैंने लिया, ठीक। अब एयर के साथ उसने रिएक्शन किया और कंबाइन होकर मुझे ये पाउडर मिला, जो कि क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। सो दिस पार्ट इज़ नोन एज, अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको कुछ भी नहीं पता है ना। सो उस तरीके से हम लोग, दिस पार्ट इज़ नोन एज रिएक्टेंट। क्या चीज़? रिएक्टेंट। सो दिस, है ना, जो पार्ट अपन लोग लेते हैं, टेकन करते हैं रिएक्शन के लिए, पार्टिसिपेशन के लिए, दिस पार्ट इज़ नोन एज रिएक्टेंट, ठीक है। अब ये रिएक्शन प्रोसेस हुई, है ना, हीट के थ्रू प्रोसेस हुई, रिएक्शन हुआ, तो मुझे क्या मिल गया? प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, ठीक है। इसका मतलब ये है ना, रिएक्टेंट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड होता है ना। ऐसा है क्या? ये हम डिसाइड करते हैं इस एरो से। किससे? एरो से। ये एरो इस तरीके से लगा है ना। सो जो ये एरो का टेल है ना, टेल, टेल, है ना, एरो का जो टेल होगा, जो टेल वाला पार्ट है ना, इसे मैं क्या बोलता हूँ? रिएक्टेंट। क्या बोलता हूँ मैं? रिएक्टेंट। और जो एरो का हेड, एरो का हेड जिस पार्ट को इंडिकेट कर रहा है, इसे मैं क्या बोलता हूँ? प्रोडक्ट। क्या बोलता हूँ? प्रोडक्ट, ठीक है ना। और मैं देख रहा हूँ कि एरो क्या है? लेफ्ट से, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की ओर है ना। एंड दिस डायरेक्शन, ये एरो क्या शो करता है? डायरेक्शन। दिस डायरेक्शन इज नोन एज फॉरवर्ड डायरेक्शन, मतलब कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड चल रही है ना। ये जो एरो का इंडिकेशन है, ये शो करता है किसको? डायरेक्शन को,
डायरेक्शन। ठीक, अगर इस डायरेक्शन में तो मैं बोलता हूँ कि रिएक्शन क्या है, फॉरवर्ड है, फॉरवर्ड है ना। अगर यही एरो इस तरीके से होता, कैसे, इस तरीके से होता, ठीक है ना, अपोजिट। ठीक, सो यहाँ पे जो पार्ट लिखा होता है ना वो क्या होता है, रिएक्टेंट, और जो यहाँ पार्ट लिखा होता है वो क्या होता है, प्रोडक्ट। इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा लेफ्ट हैंड साइड वाला रिएक्टेंट होगा, है ना, वो एरो पे डिपेंड करता है। सो दिस डायरेक्शन इज नोन एज बैकवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो रिएक्शन है ना ये केवल फॉरवर्ड चल रही है, सिंगल एरो लगा है, फॉरवर्ड चल रही है। फॉरवर्ड का मीन्स क्या है कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, क्या बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि इस मैग्नीशियम ऑक्साइड से हम लोग फिर से ऑक्सीजन और ये मैग्नीशियम बना दें, है ना। तो जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना ना ये वाइट पाउडर, अब इस वाइट पाउडर को हम लोग फिर से इस मैग्नीशियम रॉड में, इस वाइट पाउडर से हम O2 को नहीं निकाल सकते, है ना, ऐसा नहीं है। सो ये सिंगल डायरेक्शन चल रहा है, इसे मैं क्या बोलता हूँ, फॉरवर्ड डायरेक्शन। कुछ रिएक्शन होती है जो फॉरवर्ड भी चलती है, बैकवर्ड भी चलती है, जैसे अमोनिया का फॉर्मेशन, उसकी हम बात करेंगे अभी हम लोग। ठीक है, सो हमने ये समझा कि भाई साहब जब भी केमिकल रिएक्शन होगी ना, दिस प्रोसेस इज नोन एज केमिकल रिएक्शन, है ना। उसके दो पार्ट होंगे, एक तो रिएक्टेंट वाला पार्ट, है ना, और एक पार्ट प्रोडक्ट वाला पार्ट। ठीक है ना। अब रिएक्टेंट मोर देन 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, ठीक है ना। अब रिएक्टेंट में क्या होगा, बॉन्ड्स की ब्रेकिंग होगी या फिर बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होगा, है ना, बॉन्ड्स का एडिशन भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर बॉन्ड क्या हुआ, ऐड हुआ, बॉन्ड एडिंग होकर नया बॉन्ड बना, ठीक है ना। और ये एरो शो करता है, टेल शो करता है, टेल वाला पार्ट कि भाई सब रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट सही लिखा है ना, हाँ रिएक्टेंट है ना। एंड जो हेड वाला पार्ट है ना ये शो करता है कि भाई साहब वो प्रोडक्ट है ना। और जो एरो की डायरेक्शन है ये क्या शो करती है, फॉरवर्ड है, ये सही है। तो इतनी बातें, तो हमने क्या लिखा, केमिकल रिएक्शन लिखा, ठीक है। सो केमिकल रिएक्शन में हम लोग कुछ पॉइंट लिख लेते हैं, ठीक, कुछ पॉइंट लिखने के बाद ये एक्सपेरिमेंट लिखेंगे, ठीक है ना। तो एक एक चीज़ मैं बताऊंगा आप लोग को कैसे लिखना है। चलिए, सो सबसे पहले हम लिखेंगे, है ना, हेडिंग लिखे हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन। इसमें लिखिएगा केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेस, केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेस इन विच, केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस विथ, फिर से बोलो, हाँ लिखिए, केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस, in which new substances with new properties are found, in which new substances with new properties are found, ठीक है ना। सो न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा, वही सारी बातें जो हमने अभी रखी। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिएगा, नेक्स्ट पॉइंट, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, नेक्स्ट पॉइंट, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन atoms of one element, during a chemical reaction atoms of one element do not change, atoms of one element do not change into those of another element, do not change into those of another element, into those of another element, only a rearrangement of atoms, only a rearrangement of atoms, only a rearrangement of atoms takes place in a chemical reaction, takes place in a chemical reaction, takes place in a chemical reaction, ठीक है, takes place in a chemical reaction, ठीक। सो अभी हमने बात की कि जैसे कि ये एटम है, ठीक, ऐसा नहीं कि इसका मैग्नीशियम का एटम कन्वर्ट हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड में, है ना, एटम नहीं कन्वर्ट हो रहा है, एटम का कॉम्बिनेशन हो रहा है, बॉन्ड का ब्रेकिंग हो रहा है एंड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक, वही बात है, ठीक है ना। चलिए, इसके अंदर एक हेडिंग लिखिएगा, रिएक्टेंट्स, जितना हमने लिखा ना उसके नीचे एक हेडिंग लिखेंगे हम लोग, रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स। देखिए एक्चुअल में रिएक्टेंट के भी 2 पार्ट होते हैं जो हम 11th क्लास में पढ़ते हैं। नाम के लिए नाम सुन सकते हैं हम लोग, रिएजेंट एंड सबस्ट्रेट, हालांकि उससे मुझे कोई मतलब अभी है नहीं,
है ना। हेडिंग हमने क्या लिखी, रिएक्टेंस, उसमें लिखिएगा, कहाँ लिखना है, हेडिंग लिखिए ना, उसके नीचे लिखिए द substances which take part in a chemical reaction, the substances which take part in a chemical reaction, the substances which take part in a chemical reactions are called reactant, chemical reaction are called reactants, ठीक है ना। so which part take in a chemical reaction, this part is take in a chemical reaction। नेक्स्ट पॉइंट लिख लेंगे हम लोग प्रोडक्ट, नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं हम लोग प्रोडक्ट, ठीक है ना। हिंदी बोलते हैं हम लोग उत्पाद मचा दिया है ना, उत्पाद, क्या लिखेंगे लोग, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के अंदर लिखिएगा द न्यू सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड as a result of chemical reaction, सर फिर से बोल दो, ठीक है। द न्यू सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड है ना, एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स, है ना। सो वो वाला बंदा क्या प्रोडक्ट है, ठीक है ना। सही है। अच्छा, ये जो पैटर्न लिखा है ना, जिसमें मैंने मैग्नीशियम को वर्डिंग में लिख दिया है, दिस इज नोन एज वर्ड इक्वेशन, है ना। अभी मैं वर्ड में लिखा हूँ, फिर मैं बात करूँ केमिकल इक्वेशंस की, ठीक, उस पर हम आते हैं अभी। सो ये लिख लिया ना, आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स, ठीक। अब एक एक्सपेरिमेंट, हेडिंग लिखते हैं एक्सपेरिमेंट, क्या लिखूँगा हेडिंग में, एक्सपेरिमेंट। हेडिंग लिख लो आप, जो बोल रहा हूँ करो। हेडिंग लिख लिया आप लोगों ने, फिर ऐसे बनाया बर्नर। अब देखिए बुक्स में एनसीईआरटी में गिवन है, अपन लोग एक रफ डायग्राम लेंगे समझने के लिए। दिस इज़ अ बर्नर, हियर इज़ फ्लेम है ये, है ना। व्हेन इट इज़ बर्न देन वाइट फ्लेम इज़ ऑब्जर्व, है ना। सो यहाँ पर मुझे वाइट फ्लेम मिल रहा है, एंड ये मेरे पास टोंग है, अब इधर हाथ भी है, पूरा इंसान भी खड़ा है ना, ऐसे हाथ पकड़ के। फिर जैसे जैसे ये बर्न हो रहा है ना, देन वी विल फाइंड यहाँ पर क्या मेरे पास वाइट पाउडर, ठीक है ना, एंड इट इज़ मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है ना। तो पहले आप क्या करो, एक्सपेरिमेंट लिखकर ये सेटअप बना लो, ये पूरा बना लो, ठीक है ना। लिख लिया तो वीडियो पॉज करें, एक्सपेरिमेंट लिखें और ये पूरा सेटअप बना लें, फिर हम लिखते हैं थोड़ा बहुत पॉइंट। बन गया, सेटअप बन गया, फिर नीचे लिखते हैं हम लोग द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर, देखिए एयर में बहुत सारी गैसेस हैं, लेकिन ये एयर में O2 से रिएक्ट कर रहा है ना, और स्टेबल गैसेस हैं, इस वजह से उनसे नहीं हो रहा है। द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, सॉरी, लिखेंगे हम लोग द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड is an example of chemical reaction, ठीक है ना। ये चीज़ एक नेक्स्ट पॉइंट हम लोग और लिख लेते हैं, है ना, लिखिएगा। अच्छा, एक पॉइंट हम और समझते हैं। एक्चुअल में क्या होता है ना, जैसे हम लोगों ने मैग्नीशियम की रॉड ये बनाई, ठीक है ना। अब देखिए रॉड को मैंने कहीं प्लेस किया, कहीं रखा हुआ है, तो वहाँ पर भी एटमॉस्फेयर है, एयर है, ठीक है ना। सो ये रॉड स्लोली एटमॉस्फेयर से रिएक्शन करके रॉड पे ना एक मैग्नीशियम कार्बोनेट की लेयर जमा हो जाती है, मैग्नीशियम की रॉड पे मैग्नीशियम कार्बोनेट की लेयर इकट्ठा हो जाती है ना, एयर से स्लोली रिएक्शन करके, ठीक। सो हम चाहते हैं कि अगर मेरा एक्सपेरिमेंट हो तो मैग्नीशियम कार्बोनेट रिएक्ट ना करें, केवल मैग्नीशियम की रिबन है ना, मैग्नीशियम वाला पार्ट ही रिएक्ट करे, ठीक। सो हम लोग सैंड पेपर यूज़ करते हैं, है ना, लैब में आपने देखा होगा। सैंड पेपर से ना इस रॉड को हम लोग रफ करते हैं, है ना, घिसते हैं। सो एक्सपेरिमेंट करने से पहले हम लोग मैग्नीशियम की रॉड को सैंड पेपर से रब करते हैं, जिससे कि मैग्नीशियम कार्बोनेट की लेयर हट जाए, ठीक। देन हम लोग ये बर्निंग वाला प्रोसेस करते हैं, ठीक। तो जितना हम लोगों ने लिखा ना, उसके नीचे एक पॉइंट हम और लिखेंगे, फिर ये रिएक्शन पे लिखेंगे, है ना। नीचे लिखेंगे आप लोग बिफोर बर्निंग इन एयर,
बिफोर बर्निंग इन एयर, बिफोर बर्निंग इन एयर द मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड बाई, द मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड बाई, द मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड बाई rubbing with a sandpaper, cleaned by rubbing with a sandpaper। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं इसी में, दिस इज डन टू रिमूव द, दिस इज डन टू रिमूव द लेयर ऑफ बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट, दिस इज डन ड्यू टू रिमूव द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ, due to remove the protective layer of basic magnesium carbonate, protective layer of basic magnesium carbonate from the surface of magnesium ribbon, from the surface of magnesium ribbon, from the surface of magnesium ribbon। ठीक है, लिख लिया। तो ये कहानी देखिए, जितना भी हम चैप्टर में पढ़ने वाले हैं ये प्योर एक्सपेरिमेंटली है ना, हम ऐसा मान के चलेंगे कि हम लोग लैब में ऐसे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। सो क्या क्या किया हमने, सेटअप कर लिया, ठीक है ना, पॉइंट्स लिख लिए, अब आप रिएक्शन लिख लो, है ना। देखिए एक बात हम और समझते हैं, एक्चुअल में जो काम हुआ ना, जैसे कि यहाँ पर जल रहा है ना, बर्निंग होने पे मुझे क्या मिल रहा है, वाइट पाउडर, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। सो बर्निंग होने पे क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है ना। इस केमिकल रिएक्शन को एक्चुअल में क्या हो रहा है, मैंने बात की कि बॉन्ड का फॉर्मेशन, बॉन्ड की ब्रेकिंग, है ना। अब देखिए बॉन्ड का ब्रेकिंग, बॉन्ड की ब्रेकिंग कई टाइप से हो सकती है। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा साइंस में इंटरेस्ट है, केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है, तो अपन लोग ये बात 11th क्लास में पढ़ते हैं कि कितने टाइप से ब्रेकिंग हो सकती है, क्या क्या कांड होता है ना, वो सारी बातें। सो जो केमिकल रिएक्शन हुई, केमिकल प्रोसेस हुई, इस चीज़ को ना अपन लोग कॉपी पर कैसे शो करें, तो हम लोग कॉपी में ना इक्वेशंस लिख के शो करते हैं, इक्वेशंस लिख के। जैसे मैथ में इक्वेशन होती है ना, इक्वल टू के इधर जितने भी वेरिएबल कांस्टेंट होते हैं एंड इक्वल टू के उधर जितने भी वेरिएबल कांस्टेंट होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं ना। अगर अपन लोग उसे प्रूफ करें तो दोनों इक्वल आते हैं, ठीक है। सो जो मैथ में इक्वल का साइन था ना, वो यहाँ पर एरो का साइन है, ठीक है ना। और जो यहाँ पर वेरिएबल कांस्टेंट थे वो यहाँ पर रिएक्टेंट है, फिर यहाँ पर जो पार्ट था वो क्या, प्रोडक्ट है, ठीक। सो मैं ये कहने वाला हूँ कि अपन लोग केमिकल रिएक्शंस को इस तरीके से कॉपी पे इक्वेशंस के फॉर्म में लिखते हैं, और इसमें से हम लोग के पास ये एक टाइप है वर्ड इक्वेशन, वर्ड इक्वेशन, जहाँ पर हम एलिमेंट का नाम लिखकर शो कर रहे होते हैं कि यहाँ पर रिएक्शन हुई। जैसे कि मैंने लिखा मैग्नीशियम प्लस का मतलब इसके साथ रिएक्शन हुई, है ना, ऑक्सीजन के साथ, देन मेरे पास क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो जो ये पैटर्न हुआ ना केमिकल रिएक्शन को शो करने का, मैं इसे बोलता हूँ वर्ड इक्वेशन। क्या बोलता हूँ, वर्ड इक्वेशन। लेकिन अपन लोग क्या ज़िंदगी भर ऐसे लिखते रहेंगे क्या, है ना, ऐसा तो करेंगे नहीं। सो हम एक और सिंप्लीफाइड इसका वे देखते हैं जिसे हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन, जो कि नेक्स्ट पार्ट है ना, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक। सो यहाँ से मैंने देखा ये रिएक्टेंट हो गया, ये प्रोडक्ट वाला पार्ट हो गया, ठीक है ना। अब देखिए एरो के ऊपर अपन लोग अगर कुछ स्पेशल कंडीशन यूज़ करें तो उसको मैं लिखता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर हीट किया इसको जलाकर, तो मैंने हीट लिख दिया। अब एरो के ऊपर टेम्परेचर भी हो सकता है, अगर मैं कोई रिएक्शन एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे करा रहा हूँ, अगर रूम टेम्परेचर पे करा रहा हूँ या फिर बहुत ही हाई टेम्परेचर पे करा रहा हूँ, है ना, या फिर अपन लोग कुछ प्रेशर का यूज़ कर रहे हैं, इतने ATM प्रेशर, इतने बार प्रेशर, है ना, या फिर अपन लोग कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं जो रिएक्शन के रेट को इंक्रीज़ करता है ना, डिक्रीज़ भी कर सकता है, इंक्रीज़ कर सकता है। सो अपन लोग कैटलिस्ट वाला पार्ट या फिर अपन लोग प्रेशर का पार्ट, टेम्परेचर का पार्ट, उसको अपन लोग एरो के ऊपर लिखते हैं, है ना। एंड और भी चीज़ें होती हैं, हम लोग के पास सॉल्वेंट्स भी होते हैं जो कि अपन लोग ऊपर ही लिखते हैं, ठीक है ना, ये सारा आइडिया हम लेते हैं। सो दिस इज़ वर्ड इक्वेशन। तो जितना भी हम लोग लिखा आप उसके नीचे लिख लो, इस तरीके से इक्वेशन लिख लो, है ना, मैग्नीशियम रिबन, फिर जितना भी ये सब बना ना सेटअप, ये पूरा बना लो, ठीक। एंड ये हम समझते हैं कि जो टेल है ये बताता है रिएक्टेंट को, हेड जो इंडिकेट कर रहा है ये बताता है किसको, प्रोडक्ट को, है ना। देखिए मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ना, मैं ये मान रहा हूँ कि अभी 9th क्लास के बाद जब आप हाई स्कूल में आते हो ना, तो बिल्कुल दुनिया बदली हुई है अभी तक, है ना। अभी तक आप किसी भी चैप्टर से इतना फेमिलियर नहीं हो, इतना फेमिलियर हो ही नहीं, ठीक। 11th क्लास के लिए एक बात हम जानते हैं कि हाई स्कूल में बंदा पढ़ के आ रहा है, ठीक। इस वजह से मैं थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ, चीज़ें को थोड़ा सा अपन लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझ रहे हैं,
ठीक है। इसके बाद में अगर आपका कोई डाउट होता है ना तो फिर उसके बारे में बात करिएगा, है ना। हालांकि जो आपका डाउट होगा वो सब हम यहाँ समझते चलेंगे और उन सब चीज़ों को सॉल्व करते रहेंगे, ठीक। इस वजह से मैं एक एक चीज़ पे है ना स्ट्रेस दे रहा हूँ, एक एक पॉइंट पे स्ट्रेस दे रहे हैं कि ये प्लस क्यों लगा, है ना। प्लस का मतलब क्या है, यहाँ पर रिएक्शन हो रही है ना, यहाँ पर एडिशन हो रहा है, ठीक। अच्छा, प्लस का क्या मतलब था, या फिर इधर का पार्ट का क्या मतलब है, एरो का पार्ट का क्या मतलब है ना, हेड का, टेल का क्या इंडिकेट कर रहा है। ये जो एरो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी शो कर रही है रिएक्शन की, है ना। अब ये डायरेक्शन मेरे लिए इंपॉर्टेंट होता है 12th क्लास में, है ना। जैसे कि मैंने बोला अगर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो हम 12th क्लास में पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एक्चुअल फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, है ना। अभी तो मैंने पढ़ा कि फॉरवर्ड डायरेक्शन का मतलब क्या है, रिएक्शन लेफ्ट हैंड से राइट हैंड जाएगी, है ना। सो ये सारी बातें हैं, तो आप ऐसे बना लो, ठीक है। इसका मतलब क्या, फॉरवर्ड डायरेक्शन, इसका मतलब क्या, बैकवर्ड डायरेक्शन, है ना। एंड ये पूरा सीन बनाने के बाद ना नीचे लिख दीजिएगा, ये जो फॉर्मेशन है ना इसे मैं बोलता हूँ वर्ड इक्वेशन। क्या बोलता हूँ मैं इसे, वर्ड इक्वेशन, ठीक। सो आज के लिए इतना रखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं कि केमिकल इक्वेशन का क्या मतलब है, फिर कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में, ठीक। तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।